आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, साल 2002 की शुरुआत में ही मेरी बिल्डिंग में एक औरत की मौत हो गई, जिसके बाद वह परिवार बिल्डिंग का कमरा खाली करके चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे में एक नया परिवार रहने को भी आया और अगले महीने में ही उस परिवार का भी एक सदस्य मर गया, जिसके फौरन बाद ही वह परिवार भी उस कमरे को खाली करके चले गए। पहले 2 मौतों ने मेरा ध्यान इतना नहीं खींचा था, पर जब मौतों की संख्या 2 से बढ़कर कुछ महीनों में 7 हो गई तो मुझे एहसास हो गया कि बिल्डिंग के उस 3rd फ्लोर के कमरा नंबर C3 में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैं मकान मालिक होने के नाते कमरा नंबर C3 को किराए पर न देने का फैसला कर लिया ताकि किसी और की मौत ना हो। पर मुझे नहीं मालूम था कि मौतों की संख्या 7 पर ही नहीं रुकने वाली है। आगे जो मौत का नंगा नाच होने वाला था उसकी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल नवीन, जो मेरे शाहपुरा के मकान का देख रेख करता था, उससे मैंने साफ कह दिया था कि वह 3rd फ्लोर का C3 कमरा किसी को भी भूल से किराए पर ना दे। पर जब वह महीने भर बाद पूरे मकान का किराया लेकर आया तो पता चला कि ज्यादा किराए के चक्कर में C3 कमरा फिर से किराए पर चढ़ा दिया है। और इससे पहले मैं नवीन पर भड़कता कि नवीन ने कहा, भैया, मैंने उन तीनों औरतों से कहा था कि इस कमरे में पहले ही 7 मौतें हो चुकी हैं। यह कमरा बड़ा ही मनहूस है। पर वो तीनों औरतें बोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यही कमरा चाहिए। तो फिर मैं क्या करता? मैंने भी वह कमरा उन्हें दे दिया। और वैसे भी उन तीनों में से अभी तक कोई मरा नहीं है, जबकि 1 महीना भी पूरा हो गया है। अब नवीन की सारी बात सुनने के बाद मैं भी हैरत में पड़ गया कि आखिर कौन थी ये 3 औरतें, जो यह जानते हुए भी कि जिस कमरे में वह रहना चाहती है उसमें पहले ही 7 मौतें हो चुकी हैं, फिर भी उन्होंने वही कमरा ले लिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वह औरतें कुछ तो गड़बड़ करने वाली हैं। मगर अब मैं अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा और जैसे ही मैं मकान के 3रे मंजिल पर पहुंचा तो मुझे एकदम से ठंड लगने लगी। ठंड का एहसास इस कदर हो रहा था कि मेरे दांत कटकटाने लगे थे। इससे पहले मैं उस कमरे का दरवाजा खटखटा कि मेरा उल्टी जैसा मन करने लगा, जिस वजह से मैं बिना उन औरतों से मिले ही वापस नीचे चला आया। नीचे आने के बाद मुझे थोड़ा ठीक तो लग रहा था, पर अब बड़ी ही थकान महसूस हो रही थी। फिर मैं किसी तरह उस वक्त वापस अपने घर लौट आया, जिसके कुछ दिनों तक मैं बीमार भी रहा। फिर ठीक होने के कुछ दिन के बाद मैंने एक बार फिर से कमरा नंबर C3 के किराएदारों से मिलने की सोची, यानी कि उन्हीं 3 औरतों से। पर ना जाने क्यों मैं अपनी सोच को टालता रहा। शायद मैं अंदर से अभी भी डरा हुआ था, इसलिए मैं चाहने के बावजूद भी वहां पर नहीं जा पा रहा था। खैर, मैं तो नहीं गया, पर एक शाम एक टकला मोटा आदमी मेरे घर पर आया और बोला, मालकिन ने बुलाया आपको। उस आदमी के यह कहते ही मैंने उससे पूछा, भाई आप कौन हो और कौन मालकिन, कहां की मालकिन? मेरे ये पूछते ही उस मोटे आदमी ने कहा, भैया मैं नवीन हूं, आपने पहचाना नहीं क्या? उसके ये कहते ही कि वह नवीन है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और खिसकती भी क्यों नहीं भला? कहां वो 20 से 22 साल का गठीला नवीन और कहां ये अधेड़ उम्र का यह मोटा आदमी। तभी मैं उस आदमी पर चिल्लाने वाला ही था कि उसने बड़े ही अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, यह आपकी गलती नहीं है भैया, उस समय तो मैं भी खुद को नहीं पहचान पाया था। वो तो मेरी नजर अपने हाथ की कटी हुई इन दोनों उंगलियों पर गई, तब जाके यकीन हुआ कि आईने में दिख रहा आदमी मैं ही हूं। फिर जैसे मेरी नजर उसके कटी उन दोनों उंगलियों पर गई तो मैं भी चौंक गया। दरअसल नवीन के दाहिने हाथ की 2 उंगलियां फैक्ट्री के मशीन में आ गई थी, जिस वजह से नवीन की 2 उंगलियां कट गई थी और इस आदमी की भी दाहिने हाथ की वही 2 उंगलियां गायब थी। पर मुझे अभी भी उस मोटे आदमी पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं उसे धमकाते हुए बोला, चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा।
मेरी पुलिस की धमकी देते ही वह मोटा आदमी अपनी भौहें चढ़ाता हुआ बड़े ही गुस्से से बोला, पुलिस को बुला लो और यह भी बता देना कि 12 दिसंबर की रात तुमने क्या कांड किया था। फिर जैसे ही उस आदमी ने 12 दिसंबर की बात की तो वैसे ही मैं अंदर से दहल उठा, क्योंकि 12 दिसंबर की वह काली रात मेरी जिंदगी का वह घिनौना हिस्सा है जिसके बारे में मेरे अलावा सिर्फ अनुज ही है जो जानता है। मेरे उड़े हुए चेहरे की रंगत को देखते हुए वह आदमी बोला, क्या हुआ, अब पुलिस को बुलाने का इरादा है क्या या फिर नहीं? उसकी बातें सुनकर कुछ देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं उस मोटे आदमी से कुछ कहता कि वह बोला, जल्दी बोलो मालकिन से क्या बोलूं। दोस्तों, उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से कब हाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हाँ कहते ही मैं उस आदमी के साथ निकल गया मालकिन से मिलने, जिसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मालूम था। खैर, अब घर से निकलने के बाद वह मोटा आदमी जो अपने आप को नवीन बता रहा था चुपचाप मेरे आगे आगे चल रहा था और उसके ठीक पीछे पीछे मैं। उसके पीछे चलते हुए मुझे यह तो पता चल गया था कि अगर मैं इसके साथ गया तो मैं फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा। साथ ही मैं यह भी समझ चुका था कि मैं इस आदमी से पीछा छुड़ा के इतनी आसानी से भाग भी नहीं सकता हूं, वो भी पूरी बात जाने बिना। लिहाज मैं उस आदमी से बातचीत शुरू करते हुए बोला, नवीन भाई, तुम मेरे लिए ही तो काम करते थे, फिर ये तुम्हारी मालकिन कौन है जो मुझसे मिलना चाहती है? मेरे ये पूछते ही उस मोटे आदमी ने चलते चलते अपना पूरा सिर पीछे घुमा दिया। उसे अपना सिर पीछे घुमाते हुए देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं उसी वक्त खौफ के मारे अपने होश खो बैठा और वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसके कंधे पर लदा हुआ था, मतलब कि वह मुझे अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। अभी मैंने अपनी आंखें ही खोली थी कि वह मोटा आदमी बोला, मालकिन से मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि मुझे ठीक कर दिया उन्होंने, तुम डरो नहीं। खैर, उस वक्त डर के मारे मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। फिर जब वह मुझे मेरे उस मकान पर लेकर पहुंचा जहां वह 3 औरतें रहती थी, तो उसने मुझे अपने कंधे से नीचे उतारते हुए बोला, जाओ, ऊपर मालकिन है, मिल लो उनसे जाकर। यह बोलकर वह वहीं मकान के मेन गेट पर बैठ गया और वहीं जब मैं बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर घुप अंधेरा और एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे याद आया कि बिल्डिंग से बाहर जाने का एक रास्ता और है। यह याद आते ही मैं बिल्डिंग के उस दरवाजे से भागकर किसी तरह मैं हाईवे पर आ गया और सरपट भागता रहा जब तक कि मेरी सांस नहीं उखड़ने लगी। हालांकि मैं अब काफी दूर आ गया था, पर अभी भी डर बना हुआ था। मेरे अंदर सांस फूलने के कारण अब मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। मैं यही सब सोच रहा था कि अब क्या करूं कि तभी पीछे से आवाज आई, कहां भाग रहे हो भैया, मालकिन को नाराज मत करो। वो आवाज कानों में पड़ते ही मेरा पूरा शरीर फिर से थरथराने लगा और देखते ही देखते मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पर तभी एक गाड़ी मेरे बगल में आकर के रुकी और 2 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे गाड़ी में डालकर अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। उस गाड़ी में टोटल 3 लोग थे, एक औरत और 2 मर्द। औरत जो गाड़ी चला रही थी और जो 2 मर्द थे वह दोनों मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे। इससे पहले मैं उनको धन्यवाद कहता कि वह बोले, तुम क्या सूर्य ग्रहण के समय पैदा हुए थे? उस आदमी के सवाल से मैं चौंक गया और जवाब देते हुए बोला, हाँ, पर आपको कैसे मालूम? मेरे ये कहते ही वो आदमी बोला, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे मंदिर में रहो, नहीं तो वह दाएं काय तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो तीनों काली ऊर्जा की मालकिन थी, पर हमारे गुरुजी ने अपनी शक्ति के बल पर उनकी शक्तियों को बांध दिया और जिसका तोड़ है वो युवक जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त पैदा हुआ हो, उसी की बलि से ही वह अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल कर सकती है। अभी वह आदमी अपनी बात ही कह रहा था कि इसी बीच में बोला, मेरा एक जुड़वा भाई भी है, पर अभी वह विदेश में है, उसे तो कोई खतरा नहीं है ना। मेरे यह कहते ही वह आदमी बोला, अभी तो नहीं, पर आगे कुछ कह नहीं सकते। और इन्हीं सब बातों के बीच गाड़ी एक जगह पर रुकी और फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो
सामने एक बड़ा सा मंदिर दिखा जहां और भी कई लोग मौजूद थे। मंदिर में दाखिल होते ही उस आदमी ने मुझे एक लड़के से मिलवाया और उसके साथ ही रहने को बोलकर वह तीनों चले गए। उस लड़के से बातचीत से पता चला कि उसके पीछे वह तीनों औरतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि वह भी मेरी ही तरह संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पैदा हुआ था। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह और उसका परिवार कनक रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी खाने पीने की दुकान चलाते थे। उसी दौरान कनक रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें काफी लोग मारे गए, और इस हादसे के महज कुछ महीनों के बाद फिर से उसी जगह एक और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस बार भी काफी लोग मारे गए, और यह सिलसिला करीबन 2 साल तक लगातार चलता रहा। खैर 2 साल के बाद ट्रेन हादसे तो नहीं हुए, पर एक नई मुसीबत ने पैर पसार दिए। दरअसल कनक रेलवे स्टेशन के आसपास 3 औरतें नजर आने लगी जो सिर्फ रात में ही दिखती थी। शुरू में तो उन औरतों से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब वो लोग मरने लगे जो उन औरतों से बात करते थे तो पूरा कस्बा ही डर गया, और उस लड़के की मुलाकात भी बदकिस्मती से उन औरतों से एक रात हो गई। पर सही वक्त पर यह मंदिर वाले लोग वहां पर पहुंच गए और उस लड़के को बचा लिया, ठीक मेरी ही तरह। तब से यह लड़का यहीं पर है। खैर कुछ देर की बातचीत के बाद हम सब सो गए, और जब सुबह जागे तो मंदिर में एक हवन चल रहा था। कुछ देर के बाद वह आदमी हमसे मिला और बोला, 7 दिन बाद तुम अपने घर जा सकते हो, क्योंकि 7 दिन के बाद वो तीनों औरतें 433 सालों के लिए शांत हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम अगले 7 दिनों तक वहीं रहे, और 7 दिन पूरे होते ही उन लोगों ने हमें वहां से जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद मैं फौरन ही अपने घर पहुंचा जहां सब मेरे लिए परेशान थे। उन्हें सारी बात बताने के बाद मुझे उनसे मालूम चला कि हमारे उस मकान में आग लग गई, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर खत्म हो गया। फिर उसके बाद से वह बिल्डिंग एक भूतिया बिल्डिंग के नाम से जाने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद मैं फिर से उन लोगों से मिलने गया जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। जब मैं उसी जगह पर पहुंचा तो मैं यह देखकर चौंक गया कि वहां कुछ भी नहीं है। जहां वो मंदिर था अब वहां पर एक बड़ा सा पत्थर का चट्टान था। पर दोस्तों मुझे नहीं मालूम आखिर जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ, और वो लोग कौन थे, और वो 3 औरतें कौन थीं। पर इतना जरूर मालूम है कि जहां कोई हादसा बार बार हो वहां पर वो औरतें पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।